VKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. हेलो, मेरा नाम आदित्य कुमार है और मुझे अभी मेंस में 300 और 300 आ रहे हैं। अगर मैं इन जनरल आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं, मतलब मेरी प्रिपरेशन के बारे में, तो मैं सब्जेक्ट वाइज जाता हूं। फिजिक्स में जैसे मैं बात करूं तो फिजिक्स के लिए मैं बोलूंगा एनसीईआरटी पढ़ना तो जरूरी है। एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दी हैं वो एक बार पढ़ लें। एग्जाम्पल्स में कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत गलतियां हैं, बट उनका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एच.सी. वर्मा आई थिंक इज सफिशिएंट फॉर मीन्स, मतलब एच.सी. वर्मा में कॉन्सेप्ट्स भी हैं और कॉन्सेप्ट्स के लिए बेटर बुक्स भी हैं सच, बट सवाल उसमें ठीक है। एच.सी. वर्मा के सवाल ठीक है, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेंस से थोड़ा एडवांस की तरफ इंक्लाइन करना है तो आप एरोडोव से प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, केमिस्ट्री में ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मतलब मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। मैं पर्सनली तो नीरज सर की बुक यूज करता था, नीरज कुमार सर की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक। उसमें दो सेक्शन है, मतलब कैटेगराइज है कि कौन से सवाल मेंस के लिए रेलेवेंट है और कौन से एडवांस के लिए रेलेवेंट है, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है। उसके अलावा एनएमएसटी भी एक अच्छी बुक है जिससे आप सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें भी मेंस और एडवांस टाइप के सवाल दोनों मिलते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक के लिए तो मैं इनफ एम्फसाइज कर ही नहीं सकता, मतलब एनसीईआरटी करनी ही करनी है, हमेशा एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन से आपको थरो रहना है, कुछ भी पूछ सकते हैं एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे लगता है किसी चैप्टर में कि कंटेंट कम पढ़ रही है, देन आइड से आप जेडीली पढ़ सकते हैं। जेडीली फॉर द जे एडवांस, वो एक अच्छी बुक है फॉर थ्योरी। उसके अलावा अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास मतलब बेसिकली कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको उसके फंडामेंटल चैप्टर्स थोड़े अच्छे से पता है, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, तो मतलब अगर आपको एक ग्रिप है कि कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है, तो थोड़ा इंट्यूटिव हो जाता है कि प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना कि रिएक्शन का क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन इसमें भी मैं बोलूंगा एनसीईआरटी इज एट मोस्ट एसेंशियल, मतलब आपको हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस एकदम थरोली पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है और क्या मतलब रिएक्शंस एग्जैक्टली क्या क्या दिए। फिर मैं बोलूंगा अगर आपको और रिएक्शन मैकेनिज्म्स वगैरह के बारे में पता करना है तो पीटर सेक्स एक अच्छी बुक है थ्योरी के लिए, आप पीटर सेक्स से पढ़ सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में ऑब्वियसली जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से ही बेटर होता है। और इसके अलावा अगर मैथ्स के बारे में बोलना है तो आपको ऑनलाइन भी काफी सारी वर्कशीट्स या डीपीपीज इस तरह की चीजें मिल जाएंगी, मतलब ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है आजकल, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं मैथ्स के बारे में। और एनसीईआरटी मैथ्स में भी पढ़नी है, मैथ्स की एनसीईआरटी में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके डेफिनेशंस पता होने चाहिए, जैसे इक्विवेलेंस क्लास क्या हुआ या फिर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इन सारी चीजों की मतलब क्लियर होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में कुछ चीजों की डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। तो उन सारी डेफिनेशन, जो चीजें मैथ्स में भी थोड़ी बहुत मेमोरी बेस्ड है या डेफिनेशन है, बेसिकली जो सवाल में लैंग्वेज लिख के आए आपको उसको समझना आना चाहिए, उसको पढ़ के अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो हाँ, ये मैं बोलूंगा ओवरऑल कि तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है। अब अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो मेरा सेल्फ स्टडी आवर्स 6 से 8 आवर्स के बीच में रहता था, और उसके अलावा मेरा कोचिंग 5 घंटे होता था। तो 6 से 8 आवर्स आई थिंक सेल्फ स्टडी के लिए काफी है। तो अगर मैं 6 से 8 आवर्स का प्लानिंग बताऊं मेरे डे का, मतलब हमारे कोचिंग का टाइमिंग भी शिफ्ट होते रहता था, कभी मॉर्निंग में होता था, कभी इवनिंग में होता था। तो मैं एक 6 आवर का मतलब 8 आवर के हिसाब से मैं आपको एक प्लान बता देता हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। कभी कभार लोगों को केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो दैट आई विल टॉक अबाउट लेटर। फिजिक्स को अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 2 घंटे फिजिक्स को देना है, जिसमें आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो या सवाल बना सकते हो। नाउ दिस रियली डिपेंड्स ऑन आपकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि जैसे मैं तो ऐसे प्रेफर करता था कि मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस और थ्योरी के बीच में अल्टरनेट करूं। तो जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं अपना कोई एक सैंपल डे ले लेता हूं जिसको मैं प्लान कर रहा हूं, तो मैं अगर उठता था तो 6:30 से 7 के बीच में कभी उठ जाता था। उसके आगे फिर अपना नॉर्मल फ्रेश होने में जितना हाफ एन आवर के आसपास लगता है, फिर
प्रेफरेबली मैं कोई मैथमेटिकल सब्जेक्ट डे को स्टार्ट करने के लिए उठाता था, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हुआ या मैथमेटिक्स हुआ। तो आई वुड से एक टाइम में 2 घंटे का स्ट्रेच प्रेफर कीजिए कि एटलीस्ट 2 घंटे या 2 से 3 घंटे आप बैठ पा रहे हैं। अब अगर आप 2 से 3 घंटे बैठ लेते हैं किसी सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें लास्ट में आप 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए कि आपने बेसिकली क्या मिस्टेक्स किए थे। आप अपने पूरे उस 2-3 घंटे को एनालाइज कीजिए कि आपने क्या बेटर कर सकते थे। आप मतलब अगले दिन अगर आप फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं तो व्हाट वुड हैव बीन बेटर। इसके बाद कोई एक थ्योरी सब्जेक्ट पिक कर लीजिए, जैसे मैं तो नॉर्मली आईओसी या ओसी पिक करता था। उसको आप 2 घंटे या 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे आपका बेसिकली मेमोराइजिंग वाला पार्ट कवर हो जाएगा कि जैसे बहुत सारे हमको कभी ऑर्डर्स याद करने होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के, तो इन तरह की चीजें याद करने के लिए आप 2 से 3 घंटे दे सकते हैं। और उसके बाद फिर बीच में लंच टाइम आएगा। फिर मेरा नॉर्मली लंच के बाद, मतलब मैं अगर बोलूँ लंच टाइम 1:30-1:45 का भी स्टार्ट होता है, तो 2:15 के आसपास से मेरे क्लासेस होते थे और वो 7 o'clock तक जाते थे। तो उसके बाद आके मैं कभी कभार मतलब ऐसे ही या तो अपने दोस्तों के साथ नीचे थोड़ा टहल लिया, या फिर कभी ब्रेक लेने के लिए कुछ बैडमिंटन खेल लिया, या फिर अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से कैचअप कर लिया, या फिर ऐसे ही मतलब कुछ भी जो आपको इंटरेस्ट करे, जैसे म्यूजिक सुनना या फिर स्केचेस बनाना, आप ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर डिनर करके वापस कोई प्रेफरेबली मैथमेटिकल सब्जेक्ट उठाइए, क्योंकि मतलब रात के टाइम में नींद नहीं आनी चाहिए। सवाल बनाते वक्त मुझे तो नॉर्मली नींद नहीं आती, तो मैथमेटिकल सब्जेक्ट या तो मैं मैथ्स ले लेता था, या फिर पीसी लेता था, या फिर फिजिक्स के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेता था, क्योंकि उसमें भी मैथ्स लगता है। तो इसके बाद मतलब वही, जब भी आप बैठे तो ट्राई कीजिए 2 से 3 घंटे का एक बार में स्ट्रेच पे बैठे, क्योंकि आपका एग्जाम भी 3 घंटे का होने वाला है। और हाँ, इसी नोट पे मैं ये भी बोलूंगा कि क्योंकि आपका जेई मीन्स 3 घंटे का एग्जाम है, आपको पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए। आप जितने बार रिहर्स कर सकते हैं कि 3 घंटे एक स्ट्रेच में बैठे, उतना अच्छा। और जैसे मैं बात करूं कि एग्जाम के बीच में मेरा क्या स्ट्रेटेजी था, उन 3 घंटों को कैसे हैंडल किया, तो आइडियली मेरा जो है, मुझे मेंस का फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी लगता है, कंपैरेटिवली इजी होता है, और मैथ्स थोड़ा अच्छा या लेंदी पूछ सकते हैं। तो मैं ऐसा करता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री पहले कर लेता था, ताकि मतलब मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि 2/3 ऑफ पेपर तो मैंने बना ही लिया, मतलब इतने मार्क्स तो मेरे को आ ही जाए। उसके बाद मैथ्स बनाते वक्त, मतलब मैथ्स में बोलता हूँ कि 1 आवर से 1.5 आवर के बीच में कहीं पे इस टाइमिंग के अंदर हो ही जाता है। तो एक बार मैथ्स कवर हो जाए, तब बेसिकली आपने एक फर्स्ट राउंड पेपर को दे दिया। और फर्स्ट राउंड का मैं ये भी एक टिप दूंगा कि ट्राई कीजिए कि आपसे जो सवाल फर्स्ट अटेम्प्ट में बन रहे हैं उनको पहले बनाते चलिए। जो आपको लेंदी लगे, या आपको लगे कि यार इस सवाल में तो फंस रहा हूँ, या फिर और टाइम चाहिए इस सवाल को, या फिर सोचने में दिक्कत आ रही है, तो उनको बाद के लिए छोड़िए। वो आपके सवाल छूट रहे हैं, इससे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबके छूटते हैं, मतलब फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा काफी लोग के सवाल छूटते हैं कि एक अटेम्प्ट लिया और सवाल नहीं बने। कुछ 2-3 सवाल ऐसे होंगे या 4-5 सवाल ऐसे होंगे, तो इनको आप बाद के लिए रखिए, क्योंकि नॉर्मली पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद भी मेरे पास आइडियली 1 आवर के आसपास बचा रहता था। तो ये जो 1 आवर है, इस 1 आवर में से नेक्स्ट मैं बोलूं हाफ एन आवर के आसपास आप इसको दे सकते हैं कि जो सवाल आपके अटके हुए हैं, या जिनमें आपको लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है, मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैंने ये सही किया है, या फिर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन रीचेक कर सकता हूँ, इस तरह की जो भी चीजें करना है, ये नेक्स्ट हाफ एन आवर में कर लीजिए। उसके बाद जो आपका लास्ट का हाफ एन आवर है, इसमें आप पहले तो बीच में जो आपका सेकेंड राउंड खत्म हो जाए पेपर का, कि आपने अपने छूटे हुए सवाल भी बना लिए, इसके बाद 2-3 मिनट का गैप लीजिए, पेपर से आराम कीजिए, थोड़ा थोड़ा माइंड रिलैक्स करने का कोशिश कीजिए। और जो बचा हुआ आधा घंटा है, उसमें एक बार क्विकली पेपर को फिर से अटेम्प्ट कीजिए। बाय फिर से अटेम्प्ट कीजिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब लिटरली एक फ्रेश अटेम्प्ट दीजिए पेपर को। ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में पहले से कुछ सवाल का इमेज हो, क्योंकि कभी कभार होता है हम सवाल पढ़ लेते हैं और फिर वही इमेज हमारे दिमाग में चलते रहता है कि इस सवाल में तो ये पूछा था, और कभी कभार इसी में गलतियां भी हो जाती है, सिली मिस्टेक्स स्पेशली। मतलब मेरे जो सिली मिस्टेक्स होते थे वो नॉर्मली या तो इस पे मिस्टेक्स होते थे कि सवाल में पूछा है करेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, मैंने करेक्ट मार्क कर दिया, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट बताइए, ट्रू मार्क कर दिया, या फिर कहीं पे कैलकुलेशन में गलती हो गई, बीच में कोई स्टेप छूट गया, या फिर कोई फैक्टर छूट गया, 2 से मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था, या फिर सवाल में पूछा है, जैसे न्यूमेरिकल टाइप में स्पेशली ऐसा होता था, ट्रिक होता है कि सवाल में पूछा है, मतलब आपको कुछ बोलेंगे कि समथिंग समथिंग इवेल्युएट करो, और फिर लैम्डा आएगा और वो पूछ देंगे सवाल में 4 लैम्डा का वैल्यू बताओ, बट आप तो लैम्डा लिख के आ जाओगे जल्दबाजी में, तो ये भी अवॉइड करना। तो वापस से जब मैं बोल रहा हूँ कि पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, आई मीन कि सवाल ध्यान से पढ़िए,
फिर से पढ़िए और ऐसे सोचिए कि आप फिर से पूरा पेपर दे रहे हैं। अगेन हाफ एन आवर में अगेन पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपने बेसिकली एक बार पेपर दे रखा है तो स्पीड बढ़ी हुई होती है उस टाइम। जब आपका ये अटेम्प्ट भी क्लियर हो जाए तो आई गेस लास्ट के कुछ मिनट बचे होंगे, 5 मिनट या 2 मिनट, उसमें फिर आप बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अगर आपको फिर भी कुछ रिव्यू करने का नेसेसरी लगता है तो आप उसको रिव्यू कर लीजिए। हाँ, तो पेपर बेसिकली इस तरह से मैं अटेम्प्ट करता था। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया, मैं कभी सोशल मीडिया पे था ही नहीं, मतलब व्हाट्सएप पे था, क्योंकि व्हाट्सएप पे ही हमारे सारे कम्युनिकेशन होते थे, चाहे क्लास हो, चाहे ऐसे ही अपने दोस्तों से बात करना हो, चाहे पढ़ाई रिलेटेड मटेरियल हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम ये 2 चीजें। अदरवाइज मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे था नहीं। इसके अलावा अगर मैं प्रैक्टिस मटेरियल के लिए मतलब बुक्स बताऊं तो फिजिक्स में मैंने बोला ही है एच सी वर्मा, केमिस्ट्री में पीसी के लिए नीरज सर की बुक है या फिर एन अवस्थी है, आईओसी में के कुमार वाधवा सर की बुक आती है या फिर वीके जसवाल आती है, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओसी में प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए भी जैसे रजोरा सर की बुक है, सोनल रजोरा सर की बुक, या फिर अक्षय चौधरी सर की बुक, और बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, तो इसका आइडिया तो मिल ही जाएगा आपको, इंटरनेट पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको, हाँ, एग्जाम के पहले दिन नॉर्मली सबको एंग्जाइटी होती है कि अरे कल एग्जाम है, लोग सोचने लगते हैं कि ये बड़ा चीज है या फिर कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो मैं बोलूंगा ये सब चीजों से बचने का कोशिश कीजिए। जैसे मैं बोल रहा था कि आप बार बार रिहर्स कीजिए उन 3 घंटों को, कि आप हर दिन मतलब जितना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उन 3 घंटों को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब वो दिन आए जिस दिन आपका मेंस हो, उस दिन भी आपको ज्यादा टेंशन ना हो, आपको लगे कि हाँ ये बस एक नॉर्मल एवरीडे एग्जाम है, या फिर मैं फिर से घर पे प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। बस मेरे को जितना कॉन्फिडेंस, जितना फोकस से उन सवाल को बनाना है, जितना अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है, वो मेरे को ट्राई करना। मैं बस बोलना चाहूंगा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। भरोसा रखिए कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपके मुट्ठी में किसी दिन होगा। बस इतना ही बोलना चाहिए।